हेलो एवरीवन, नमस्ते। पाथ ऑफ ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। भूकंप के बारे में हम अक्सर खबरें देखते हैं और सुनते रहते हैं। शायद आपने कभी भूकंप को महसूस भी किया होगा। भूकंप आना एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी पर अक्सर घटती रहती है। भूकंप आने के कुछ मानव जनित कारण भी होते हैं, लेकिन ये नेचुरल भूकंप के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। भूकंप आने पर हमें धरती का हिलना या कंपन महसूस होती है, जो सबके लिए एक पैनिक की स्थिति खड़ी कर देती है। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये भूकंप कैसे आता है और भूकंप आने के कारण क्या है। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको भूकंप से जुड़ी सभी जानकारियां देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब धरती की सतह हिलने लगती है या कंपन पैदा होता है तो इसे भूकंप या फिर अर्थक्वेक कहा जाता है। भूकंप पैदा होने की वजह पृथ्वी से निकलने वाली इंटरनल ऊर्जा होती है, जो भूकंपीय तरंगे पैदा करती है। भूकंप को इनकी तीव्रता के आधार पर मापा जाता है। कुछ भूकंप बहुत कमजोर होते हैं, जिन्हें हम महसूस भी नहीं कर पाते, और जबकि कुछ भूकंप इतने शक्तिशाली होते हैं जो वस्तुओं और इंसानों को हवा में धकेल सकते हैं। दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में हर साल आने वाले भूकंप का कारण धरती के भीतर की उथल पुथल बताई जाती है। माना जाता है कि दुनिया में हर साल 20,000 से ज्यादा बार भूकंप आते हैं, लेकिन तथ्य ये भी है कि भूकंप के झटके लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन ज्यादातर झटके इतने हल्के होते हैं कि वे सभी सिस्मोग्राफ पर दर्ज नहीं किए जाते। तो आइए भूकंप के पीछे की साइंस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भूकंप आता कैसे है। ऊपर से शांत दिखने वाली धरती के अंदर हमेशा उथल पुथल मची रहती है। धरती के अंदर मौजूद प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं, जिसके चलते हर साल भूकंप आते हैं। भूकंप की साइंस समझने से पहले हमें धरती के नीचे मौजूद प्लेटों की संरचना को समझना होगा। भूविज्ञान के जानकार बताते हैं कि हमारी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है, और इन प्लेटों के टकराने से जो ऊर्जा निकलती है उसे हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत देखने में भले ही एक सी लगती है, लेकिन रियलिटी में ये बहुत सी प्लेटों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और गजब की बात तो ये है कि ये प्लेट किसी ठोस चीज पर नहीं रखी है, बल्कि एक पेस्ट के जैसे नाजुक पदार्थ पर रखी है। इसकी वजह से इन प्लेटों में सबडक्शन यानी टकराव होता रहता है। यही बड़े बड़े भौगोलिक बदलावों का कारण है, यानी प्लेटें स्थिर ना होकर लगातार धीमी गति से चलती रहती हैं। आमतौर पर प्लेटों की स्पीड 0 से 10 सेंटीमीटर सालाना होती है, जो बहुत ही धीमी स्पीड है। भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी की परत का अचानक से हिलना। प्राकृतिक तौर पर ज्यादातर भूकंप वहां आते हैं यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं। इनके बीच की दरार को फॉल्ट लाइन कहा जाता है। भूकंप तब उत्पन्न होता है जब प्लेटें टकराती, फैलती या फिर एक दूसरे के नीचे फिसलती हैं। जैसे जैसे प्लेटें आपस में मिलती हैं, वे फ्रिक्शन की वजह से चिपक जाती हैं और उन पर प्रेशर यानी दबाव बनता जाता है। और इसी के साथ ही फॉल्ट लाइन के आसपास स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती रहती है। और जब ये दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है और एक इम्पोर्टेंट वैल्यू को पार कर जाता है, तो फ्रिक्शन कमजोर पड़ जाती है। फ्रिक्शन के कमजोर हो जाने की वजह से चिपकी हुई प्लेटों के बीच अचानक से स्पीड होती है, जिससे फॉल्ट का निर्माण होता है। फॉल्ट बनने पर पृथ्वी की सतह पर विस्थापन होता है और स्ट्रेन एनर्जी उत्पन्न होती है। एनर्जी की वजह से भूकंपीय तरंगे पैदा होती हैं, जिससे हमें
भूकंप के झटके या कंपन महसूस होता है। भूकंप हल्का था या तेज था, ये दबाव पर निर्भर करता है। इसी फॉल्ट की वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह पर डिस्प्लेसमेंट होता है और ऊर्जा के रिलीज होने से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। और आइए अब जानते हैं कि ये फॉल्ट कितनी तरह के होते हैं। इंटरप्लेट भूकंप यानी दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच के कारण बने फॉल्ट 3 तरह के होते हैं: नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। एक नॉर्मल फॉल्ट होता है, यहाँ पर फॉल्ट प्लेन के ऊपर वाली चट्टान फॉल्ट प्लेन के नीचे वाली चट्टान के नीचे खिसकती है। और रिवर्स फॉल्ट की बात करें तो ये नॉर्मल फॉल्ट के उल्टा होता है। यहाँ पर फॉल्ट प्लेन के ऊपर वाली चट्टान फॉल्ट प्लेन के नीचे वाली चट्टान के ऊपर खिसकती है। और तीसरा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट ये तब बनता है जब दो चट्टानें ऊपर नीचे की बजाय अगल बगल में यानी कि हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, तब स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट उत्पन्न होता है। अब आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या है। तो चलिए जानते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। पृथ्वी का बाहरी आवरण बड़े बड़े टुकड़ों से बना होता है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ये प्लेट ठोस चट्टान का एक विशाल स्लैब होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स को लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। ये प्लेटें आपस में एक साथ फिट होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक जगह पर ही अटकी होती हैं। दरअसल ये पृथ्वी के मेंटल पर तैरती रहती हैं। मेंटल पृथ्वी के क्रस्ट और कोर के बीच की परत होती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि हमारी धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी होती है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फेयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत वर्गों में बटी हुई है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती हैं, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हिल जाती हैं तो भूकंप आ जाता है। जब भी ये प्लेटें स्पीड में होती हैं तो आपस में टकरा जाती हैं। इन प्लेटों के टकराने से तरंगे पैदा होती हैं। यही नहीं, इन्हीं प्लेटों के एक दूसरे से टकराने के बाद ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगती हैं और उसी के रिजल्ट से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। प्लेट टेक्टोनिक के इसी सिद्धांत के अनुसार हमारी धरती की ऊपरी परत के रूप में स्थित स्थल मंडल, जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का कुछ हिस्सा शामिल है, कुछ टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें हम प्लेट कहते हैं। जनरली इन बड़ी प्लेटों की संख्या 7 मानी जाती है। इसके अलावा कुछ सामान्य और कुछ छोटे आकार की प्लेट्स भी होती हैं। ये प्लेट्स मुख्य रूप से अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत प्लेट, हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट्स हैं। और अब बात करते हैं कि भूकंप का केंद्र क्या होता है। ये जो हम टर्म यूज करते हैं हाइपोसेंटर और एपिसेंटर, ये है क्या? हाइपोसेंटर की बात करें तो भूकंप के समय जिस स्थान से ऊर्जा निकलती है उसे फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहा जाता है। और अगर एपिसेंटर की बात करें तो ये भूस्थल पर वह डॉट है यानी बिंदु है जो कि हाइपोसेंटर के सबसे अधिक नजदीक होता है। सबसे पहले तरंगों को एपिसेंटर पर ही महसूस किया जाता है। एपिसेंटर हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर होता है। इस केंद्र से ही भूकंप की ऊर्जा तरंगों के रूप में बतौर कंपन फैलाती हैं। ये कंपन उसी तरह का होता है जैसे कि हम एक शांत तालाब में पत्थर फेंके और तरंगे फैलती हैं। और अब बात करते हैं कि चट्टानें क्यों टूट जाती हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात करी, धरती 7 मुख्य प्लेटों से बनी हुई है। धरती के नीचे चट्टानें दबाव की स्थिति में होती हैं और जब दबाव एक सीमा से ज़्यादा हो जाता है तो चट्टानें अचानक से टूट जाती हैं। ऐसा होने पर
वर्षों से मौजूद ऊर्जा मुक्त हो जाती है और चट्टानें किसी कमजोर सतह की तरह टूट जाती हैं। अब बात करते हैं भूकंप कैसे मापा जाता है। भूकंप मापने के लिए जिस पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। आइए जानते हैं रिक्टर पैमाने के बारे में। रिक्टर स्केल एक मैथमेटिक्स पैमाना है जो भूकंप की तीव्रता यानी स्पीड के माप को दर्शाता है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तरंगों को 1 से 9 तक के मापक पैमाने के आधार पर मापा जाता है। ऐसा नहीं है कि भूकंप की तीव्रता 9 से ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन स्केल में 9 अंतिम बिंदु होता है क्योंकि इससे अधिक भूकंप आज तक कभी कहीं नहीं आया। रिक्टर पैमाने का आविष्कार सन 1935 में वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर और उनके सहयोगी गुटेनबर्ग ने किया था। इसी के चलते भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफी कहते हैं। 3 या इससे कम रिक्टर स्केल के भूकंप अक्सर कोई नुकसान नहीं करते, लेकिन 7 से ऊपर के तीव्रता के भूकंप तबाही ला सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब प्लेट समुद्र के किनारे आपस में टकराती हैं, तो ये सुनामी जैसी भीषण आपदा को उत्पन्न करती हैं। जो स्थान भूकंप के केंद्र के सबसे नजदीक होता है, वहां झटकों की तीव्रता ज्यादा होती है और उससे होने वाले नुकसान भी ज्यादा होते हैं। एपिसेंटर से जो स्थान जितने दूर होते हैं, उसके हिसाब से भूकंप का प्रभाव भी कम होता चला जाता है। और अब बात करते हैं भूकंप की उत्पत्ति के कारणों की। उत्पत्ति के आधार पर भूकंप 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक भूकंप और मानव जनित भूकंप। ऐसे भूकंप जो कि प्राकृतिक रूप से अपने आप पैदा होते हैं, उन्हें प्राकृतिक भूकंप कहा जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, टेक्टोनिक भूकंप और वोल्केनिक भूकंप। और दूसरी तरफ ऐसे भूकंप जो मानव गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम मानव जनित भूकंप कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार से होते हैं। पहला, विस्फोट भूकंप। जब माइनिंग टेस्टिंग या न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान विस्फोट किए जाते हैं तो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसे विस्फोट भूकंप कहते हैं। और दूसरा, जलाशय भूकंप। ये भूकंप उन क्षेत्रों में महसूस किए जाते हैं जहां आसपास बांध बने होते हैं। जब जलाशय के नीचे चट्टान खिसकती है या फिर टूटती है तो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। और तीसरा, पतन भूकंप। जब भूमि से अत्यधिक मात्रा में खनन किया जाता है तो भूमिगत खानों की छतें बह जाती हैं और आसपास के इलाकों में भूकंप महसूस होता है। इस तरह के भूकंप पतन या कोलैप्स भूकंप कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या भारत को भूकंप का सर्वाधिक खतरा है। दरअसल इंडियन प्लेट हिमालय से लेकर अंटार्कटिक तक फैली है। ये पाकिस्तान बॉर्डर को सिर्फ टच करती है। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ये हिमालय के दक्षिण में है, जबकि यूरेशियन प्लेट हिमालय के उत्तर में है। इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में यूरेशियन प्लेट, जिसमें चीन आदि बसे हुए हैं, उसकी तरफ बढ़ रही है। अगर ये प्लेट टकराती है तो भूकंप का केंद्र भारत में होगा। भूकंप के खतरे के हिसाब से भारत को 4 जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 2 दक्षिण भारतीय क्षेत्र हैं जो सबसे कम खतरे वाले हैं। जोन 3 मध्य भारत, जोन 4 दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्र हैं और जोन 5 में हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र आते हैं। वहीं जोन 5 सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाके हैं। अक्सर भूकंप को नुकसानदायक समझा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूकंप से हानि होने के साथ साथ कुछ लाभ भी होते हैं। आइए जानते हैं भूकंप से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में। पहले लाभ की बात करते हैं। कभी कभी अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने से
इम्पोर्टेंट खनिज यानी मिनरल्स पृथ्वी की सतह के नजदीक आ जाते हैं। भूकंप से पैदा होने वाली भूकंपीय तरंगों की मदद से भूगर्भ के बारे में जानने में मदद मिलती है। भूकंप आने से चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और उनका नाश हो जाता है और मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से कृषि यानी एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलता है। भूकंप की वजह से कई जगह जमीन नीचे धंस जाती है, जिससे नए जल स्रोत और झीलों का निर्माण होता है। और अगर नुकसान के बारे में बात करें तो भूकंप से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये तो हम सभी जानते ही हैं। अगर भारी आबादी वाले क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस हो तो इमारतों और कठोर संरचनाओं को नुकसान पहुंचा जा सकता है। भूकंप की वजह से मानव प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे सामान्य संपत्ति का नुकसान, सड़क, पुल और इमारतों का नष्ट होना इत्यादि। इसके साथ ही चोट लगने और जान जाने का खतरा भी होता है। अब भूकंप से बचने के उपाय के बारे में बात करते हैं। भूकंप आने की स्थिति में घबराएं नहीं। भूकंप आने के समय यदि आप घर पर हैं तो किसी मजबूत टेबल या फिर फर्नीचर के नीचे बैठ जाएं और हाथ से सर और चेहरे को कवर कर लें। जब तक झटके महसूस हो रहे हैं तब तक घर में ही रहें और झटके रुकने के बाद ही घर से बाहर निकलें। यदि भूकंप रात के समय आया है तो आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो उठे नहीं, अपना सर तकिए से ढक लें। यदि आप भूकंप आने के बाद मलबे के नीचे दब गए हैं तो अपने मुंह को किसी रुमाल या फिर कपड़े से ढकें। मलबे के नीचे दबे हुए किसी धातु या किसी ठोस चीज को बचाने का प्रयास करें ताकि बचाव दल उसे सुनकर आप तक पहुंच सके। यदि आपके आसपास कोई उपाय नहीं है तो चिल्लाते रहें और हिम्मत ना हारें। भूकंप के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें और सीढ़ियों से भी उतरने से बचें। भूकंप के समय घबराएं नहीं और किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं। उम्मीद है आपको भूकंप के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा और यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।